हेलो दोस्तों, मैं हूं पूनम और आप देख रहे हैं लेट्स स्टडी विद पूनम। आज हम बात करेंगे भारत पाकिस्तान के 1971 के युद्ध में भारत की आईएनएस विक्रांत को तबाह करने के लिए आई पीएनएस गाजी के डूबने की कहानी के बारे में। 8 नवंबर 1971 को पाकिस्तान की पनडुब्बी पीएनएस गाजी के कप्तान जफर मोहम्मद खान ने ड्राई रोड पर गोल्फ खेलना शुरू ही किया था कि उनके पास संदेश पहुंचा कि वो तुरंत लियाकत बैरक स्थित सेना मुख्यालय पहुंचे। वहां नेवल वेलफेयर और ऑपरेशन प्लान्स के निदेशक कैप्टन फोम्बल ने उन्हें सूचित किया कि नौसेना प्रमुख ने उन्हें भारतीय विमान वाहक आईएनएस विक्रांत को समाप्त करने की जिम्मेदारी दी है। कप्तान जफर मोहम्मद खान से कहा गया कि वो पीएनएस गाजी पर तैनात सारे सैनिकों की छुट्टियां रद्द कर दें और अगले 10 दिनों के अंदर उनको दिए गए काम को पूरा करने के लिए कूच करें। युद्ध के 20 साल बाद प्रकाशित हुई किताब द स्टोरी ऑफ पाकिस्तान नेवी में बताया गया कि पाकिस्तानी सेना ने 14 से 24 नवंबर के बीच अपनी सभी पनडुब्बियों को अपने पहले से तय गश्ती इलाकों की तरफ जाने का आदेश दे दिया था। गाजी को सबसे दूर बंगाल की खाड़ी में जाने को कहा गया। वहां उसे भारतीय विमान वाहक पोत विक्रांत को ढूंढने और उसे तबाह करने की जिम्मेदारी दी गई थी। पाकिस्तान के पास गाजी ही अकेली ऐसी पनडुब्बी थी जिसमें इतनी दूर जाकर दुश्मन के जल क्षेत्र में हमला करने की शक्ति थी। अगर गाजी विक्रांत को ढूंढने और उस पर हमला करने में सफल हो गई होती तो भारत की नौसैनिक योजनाओं को बहुत नुकसान पहुंचता। संभावित सफलताओं की संभावना का लालच इतना बड़ा था कि असफलता की कई संभावनाओं के बावजूद इस मिशन को आगे बढ़ने की मंजूरी दे दी गई थी। विक्रांत के बॉयलर में क्रैक की वजह से विक्रांत अधिक से अधिक 12 नॉट्स की गति से ही चल सकता था। किसी भी विमान वाहक पोत को विमान को हवा में उड़ाने के लिए 20 से 25 नॉट की गति आवश्यक होती है। विक्रांत का पुराना नाम HMS हरक्यूलिस था, जिसे भारत ने 1957 में ब्रिटेन से खरीदा था। इसको 1943 में बनाया गया था, लेकिन वो दूसरे विश्व युद्ध में भाग नहीं ले पाया था। विक्रांत उस समय पश्चिमी बेड़े में तैनात था, लेकिन नौसेना ने उसकी हालत को देखते हुए ये सोचा कि उसे पूर्वी बेड़े का हिस्सा बनाने में ही भलाई है। इयान कार्डोजो अपनी किताब 1971 द इंडो पाक वॉर में लिखते हैं, नवंबर 1971 में बंबई के एक होटल में रह रहे पाकिस्तानी जासूसों ने अपने हैंडलर्स को खबर दी कि विक्रांत बंबई में ही खड़ा है, लेकिन 13 नवंबर को उन्हें विक्रांत कहीं नहीं दिखाई दिया। विक्रांत अचानक गायब हो गया। इस बीच पाकिस्तान से सहानुभूति रखने वाले एक पश्चिमी देश के सहायक नेवल अटैचे ने पश्चिमी कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के एडीसी से ये पूछने की कोशिश की कि विक्रांत इस समय कहाँ है। भारतीय नेवल इंटेलिजेंस को तुरंत इसकी सूचना दे दी गई। बाद में पाकिस्तानी जासूसों को हवा लग गई कि विक्रांत चेन्नई पहुंच चुका है। क्या ये महज संयोग था कि उन्हीं दिनों पाकिस्तान का समर्थन करने वाले उसी पश्चिमी देश का एक जहाज चेन्नई गया और वहां उसमें कुछ खराबी आ गई, जिसकी वजह से उसने चेन्नई बंदरगाह के आसपास कई परीक्षण उड़ानें भरी। क्या उन उड़ानों का उद्देश्य इस बात की पुष्टि करना था कि आईएनएस विक्रांत चेन्नई में है या नहीं? 8 नवंबर 1971 को खुफिया तरीके से वायरलेस संदेश सुनने वाले आर्य दत्त अपने रकाल रेडियो 150 रेडियो की नोट्स घुमाकर कराची और ढाका जाने वाले संदेशों को सुनने की कोशिश कर रहे हैं। को एनडीए के जमाने से ही उनके साथी D3 के नाम से पुकारा करते थे, क्योंकि रिकॉर्ड्स में उनका नाम धर्मदेव दत्त था। उनका टेप रिकॉर्डर IBM के मेन फ्रेम से लिंक था। 10 नवंबर को वो पाकिस्तानी नौसेना का कोड तोड़ने में सफल हो गए और सारी पहेली एक क्षण में हल हो गई। गाजी पनडुब्बी 14 नवंबर 1971 को कराची से अपने मिशन के लिए निकली थी। पाकिस्तान भी भारतीय संदेशों को मॉनिटर कर रहा था। उसने कमांडर जफर खान को सूचित किया कि विक्रांत अब विशाखापट्टनम में मौजूद है। 3D को इसके बारे में पता चला तो बहुत परेशान हो गए। ER कार्डोजो लिखते हैं कि उन्होंने सोचा कि अगर पाकिस्तानी नौसेना ने अपने इरादे संदेशों के जरिए जग जाहिर कर यदि बेवकूफी की है तो भारतीय नौसेना भी पीछे नहीं रही है
उन्होंने सेना सिग्नल इंटेलिजेंस को अपने विचारों से अवगत कराते हुए कहा कि विक्रांत की लोकेशन पाकिस्तानियों को पता चल चुकी है। गाजी ने 23 नवंबर 1971 को ट्रैंकुमाली से विशाखापट्टनम की तरफ बढ़ना शुरू किया। 1 दिसंबर की रात 11:45 पर विशाखापट्टनम बंदरगाह के नेविगेशन में दाखिल हो गया। नेविगेशनल चैनल की गहराई कम होने की वजह से गाजी बंदरगाह से 2.1 नॉटिकल माइल तक ही जा सकती थी, इससे आगे नहीं। कमांडर जफर ने तय किया वो जहां हैं वहीं रहेंगे और विक्रांत के बाहर आने का इंतजार करेंगे। गाजी के मेडिकल ऑफिसर ने चिंता प्रकट की कि गाजी से निकल रहे फ्यूम से गाजी में सवार सैनिकों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ सकता है और पनडुब्बी की सुरक्षा को लेकर भी इससे काफी खतरा हो सकता है। उसने सलाह दी कि गाजी रात में सतह पर आकर ताजी हवा ले और उसी दौरान बैटरियों को भी बदल दिया जाए। कमांडर खां को भी अंदाजा हो गया कि यदि पनडुब्बी का हाइड्रोजन स्तर पहले से तय सुरक्षा मानकों से ऊपर हो गया तो गाजी के खुद को नष्ट होने का खतरा काफी बढ़ जाएगा। खान को ये भी डर था कि यदि गाजी को सूरज की रोशनी में सतह पर लाया गया तो उसे देख लिया जाएगा, क्योंकि गाजी एक बड़ी पनडुब्बी थी। शाम 5 बजे गाजी के मेडिकल ऑफिसर और पनडुब्बी के ऑफिसर कैप्टन जफर को सूचित किया कि पनडुब्बी के अंदर की वायु बुरी तरह से प्रदूषित हो गई है, जिसकी वजह से एक नाविक बेहोश भी हो गया है। उन्होंने सलाह दी कि रात तक इंतजार करने का समय नहीं और गाजी को उसी समय सतह पर चले जाना चाहिए। जब गाजी समुद्र सतह से 9 मीटर नीचे आई तो पेरिस्कोप से बाहर के दृश्य का जायजा ले रहे कैप्टन जफर सन्न रह गए। उन्होंने देखा एक बहुत विशाल पोत उन्हीं की दिशा में बढ़ता चला आ रहा है। जफर ने बिना समय गवाए गाजी को नीचे डाइव करने का आदेश दिया। 1 मिनट के अंदर भारतीय पोत गाजी के ऊपर से गुजर गया। तय हुआ 3 और 4 दिसंबर की रात 12 बजे गाजी सतह पर जाएगी और 4 घंटे तक अपना काम करके सुबह 4 बजे वापस पानी की गहराइयों में चली जाएगी। तो इस बात की खबर नहीं थी कि 3 दिसंबर की शाम 5:45 पर पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया था। 3 और 4 दिसंबर की आधी रात के आसपास प्रधानमंत्री ने देश को पाकिस्तान के हमले की सूचना दी थी। अभी प्रधानमंत्री का भाषण चल ही रहा था कि विशाखापट्टनम से थोड़ी दूर पर एक जबरदस्त धमाका हुआ। ये धमाका इतना तेज था कि बंदरगाह के सामने बने घरों के शीशे टूट गए। दूर से लोगों ने देखा कि समुद्र का पानी बहुत ऊंचाई पर उछलकर वापस नीचे गिरा। कुछ लोगों को ये लगा कि भूकंप आ गया है, लेकिन कुछ लोगों ने ये समझा कि पाकिस्तानी वायुसेना उन पर हमला कर रही है। विस्फोट का समय 12:45 बताया गया। बाद में जब गाजी की घड़ी को देखा गया तब पाया कि उसने भी उसी समय चलना बंद कर दिया था। इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ ये था कि विक्रांत, जिसके पीछे गाजी आई थी विशाखापट्टनम तक, वो विशाखापट्टनम में था ही नहीं। ये पता चलते ही कि पाकिस्तान की पनडुब्बी आईएनएस विक्रांत की खोज में है। आईएनएस विक्रांत को अंडमान भेज दिया गया था। उसकी जगह एक पुराने विध्वंसक आईएनएस राजपूत को लगाकर पाकिस्तानियों को ये आभास दिया गया कि आईएनएस विक्रांत विशाखापट्टनम में ही है। 1971 में पूर्वी कमान के प्रमुख वाइस एडमिरल एन कृष्णन ने अपनी आत्मकथा सेलर्स स्टोरी में लिखा है कि राजपूत को विशाखापट्टनम पे 160 किलोमीटर दूर ले जाया गया और उससे कहा गया कि विक्रांत के कॉल साइन का उपयोग करे और उसी रेडियो फ्रिक्वेंसी पर खूब सारी रसद की मांग करे, जो कि विक्रांत जैसे विशालकाय जहाज के लिए जरूरी है। विशाखापट्टनम बाजार से बहुत अधिक मात्रा में राशन, सब्जियां और मांस खरीदा गया ताकि विशाखापट्टनम में मौजूद पाकिस्तानी जासूस ये खबर दे सकें कि आईएनएस विक्रांत विशाखापट्टनम में ही मौजूद है। भारी वायरलेस ट्रैफिक से पाकिस्तानियों को झांसा दिया गया कि विशाखापट्टनम में एक बहुत बड़ा पोत खड़ा हुआ है। तो दोस्तों, ये था गाजी अटैक के ऊपर हमारा ये वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।